हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम इंग्लिश से रिलेटेड मॉक टेस्ट लेके आए हैं और सारे प्रश्न जो आज बताएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये इरर से संबंधित प्रश्न है। सेंटेंस दिया है, आपको बताना सेंटेंस में किस पार्ट में इरर है। अगर इरर है तो उसको मतलब फाइंड आउट करके आंसर पर टिक लगाना है। अगर इरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो इरर। समझ रहे हैं ना। तो आप सेंटेंस को पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको ढूंढना है कि सेंटेंस में कहाँ पे इरर है। सेंटेंस है कि आई हैव नॉट सीन गिरीश एंड राहुल सिंस 2 वीक्स। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसे हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक है फोर, एक है और सिंस। फोर और सिंस में हम डिफरेंस बताते हैं छोटा सा, फोर और सिंस में, ताकि प्रश्न आप देखते साथ बना लीजिएगा। फोर और सिंस ये हम अपने तरफ से बोलते हैं। ये फोर है, ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा कलर ले लेते हैं। फोर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का पीरियड बताएगा फोर। उसके बाद सिंस बताएगा ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, फोर बताता है पीरियड ऑफ टाइम। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, फोर सिंस से संबंधित। अब प्रश्न में आइए। प्रश्न में बोला गया है कि आई हैव नॉट सीन गिरीश एंड राहुल सिंस 2 वीक्स। यहाँ पे 2 वीक्स है, ये पीरियड बता रहा है, 2 सप्ताह। 2 वीक्स पीरियड बता रहा है। जब पीरियड बताएगा समय का तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा? नहीं होगा। यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होगा। यहाँ पे किसका यूज होगा? तो पीरियड बताने के लिए फोर का यूज होता है। बता दिए, फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। यहाँ पे 2 वीक्स कह रहा है, पीरियड का टाइम मतलब टाइम पीरियड का बात कर रहा है। तो यहाँ सिंस नहीं होगा, यहाँ फोर होगा। तो किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला तो सही है, ये वाला भी सही है। यहाँ पे सिंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? फोर आना चाहिए। तो इसी वाला पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न हम लेके आए हैं, उससे भी देख लीजिएगा। इसका आंसर तो क्या हो गया? सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो बताए हम पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको याद रखिएगा। उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि आई हैव नोट नहीं है इसमें, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न में अंडरलाइन था, सिंस में अंडरलाइन। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, यहाँ भी क्या पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है ना। पीरियड ऑफ टाइम बता, यहाँ पे सिंस का यूज होगा तब। 5 ईयर बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम का बात नहीं कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम का बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होगा, तो यहाँ अंडरलाइन के जगह क्या होगा? फोर आना चाहिए। बाय होगा? नहीं होगा। फ्रॉम नहीं, नॉन तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर। क्या आना चाहिए वहाँ पे? फोर आना चाहिए, सिंस नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो इस तरह से फोर और सिंस में जो डिफरेंस था हम आपको बता दिए, इससे संबंधित हम 2 प्रश्न भी बता दिए। आई होप आप ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है अनेक, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रश्न है कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। डिजीज मतलब जन्मे करते बीमारी होता है, रेमेडी मतलब होता है उपचार, यानी सभी बीमारियों का उपचार। उसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रामबन। ये रामबन है, इसको खा लो, जितना बीमारी है सब खत्म हो जाएगा, है रामबन हम लोग कहते हैं। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉनिक नहीं, नेक्टर नहीं, एग्जॉस्टेड, यही तो इसका थका हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न हज़ारों बार पूछा होगा बहुत सारे एग्जाम में कि ये रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी जो बीमारी का जो एक उपचार है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रामबन। अंग्रेजी में बोलते हैं रामबन। क्या बोलते हैं? रामबन। इसको खा लो। हम लोग कुछ होता है ना, हम लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं, बुखार रे, ठंडी रे, खांसी रे, खा लो पैरासीटामोल, हम लोग खा लेते हैं। तो ये तो सभी बीमारियों का दवा, मर्ज, उसको रामबन बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं पेनेसिया। पेनेसिया, 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 ये वर्ड याद कर लीजिएगा, पेनेसिया, पेनेसिया। सभी बीमारियों का जो रामबन होता है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पेनेसिया। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। रामबन ही लिखा था ना कि हाँ सही है। प्रश्न है अब एक्टिव पैसिव। बताया पहले कि प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न होगा, इससे पहले बताए थे इरर से, उसके बाद बताए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से, अब बता रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से। आप लोग पढ़े होंगे। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है कि द शॉर्ट मैन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में पहले वर्ब को देखिए कि किस टेंस का है, किस टेंस का एक्टिव पैसिव है, उसके बाद ही बनाइए आप। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाज के बाद बीइंग लग के तब लाफ्ड रहा है, यानी कि ये पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर है, यानी पैसिव वॉइस का ही है। इसको एक्टिव में बदलना है। वाज के बाद बीइंग के बाद वर्ब थर्ड आएगा, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो हम एक्टिव पैसिव लिख देते हैं पास्ट इम्परफेक्ट का। यहीं पे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट,
ये होता है एक्टिव का। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस फिर वाज वेयर, ये पैसिव का लिख रहे हैं, वाज वेयर प्लस बीइंग, बीइंग लग जाता है, बीइंग प्लस पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है प्लस बाय उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये होता है एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे वाज वेयर के बाद बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि ये पास्ट इम्परफेक्ट पैसिव का है। हमको एक्टिव चाहिए, एक्टिव किस में होगा, तो सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर चाहिए, उसके बाद V4 चाहिए। तो आप देखिए किस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर है, V4 है। तो यहाँ पे देखिए आर दिया है, आर तो होगा नहीं, प्रेजेंट की बात नहीं चल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए गई बोरा में। ऑप्शन बी में आर यहाँ, ये भी गया। ऑप्शन सी में दिया द स्टूडेंट लाव्ड, लाव्ड नहीं आना चाहिए, हमको वाज वेयर के बाद V4 चाहिए, ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वेयर लाफिंग एट द शॉर्ट मैन। तो यहाँ देखिए वाज वेयर के बाद V4 आ गया ना, इसी का पैसिव का था कि वाज वेयर के बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बस हम तो ये स्ट्रक्चर लिखा दिए, लेकिन आप लोग वैसे देखिएगा, वर्ब देख लीजिएगा, ओहो ये तो वाज बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि इसका एक्टिव का होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 होगा। तो एक ही ऑप्शन में था वाज वेयर V4, ऑप्शन डी मिले, ये इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा जो वर्ड है वो सही लिखा गया। वर्ड तो भी लिखा गया एसोसिएटेड, एसोसिएट लिखेंगे कैसे वो आपको बताना है। इसका मतलब होता है सहयोगी, एसोसिएट। तो ASSO, SOCIACATET, एसोसिएट, ASSOCIATE। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है, ऑप्शन डी में देखिए SIATE दिया है, SIA नहीं होता CI होता है, गया। यहाँ ऑप्शन सी में दिया ASSOCIATE, ए और सी में देखिए सेम लग रहा है आपको, हमको सेम ही लग रहा है, ASSOCIAT। यहाँ रुकिए, होगा तो आंसर कोई एक ही ना, मतलब एक ही जैसा दोनों में टाइप किया गया, चले गया। इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे ना क्या कीजिए, ये सी को एस बना लीजिए, तब तो ये नहीं होगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। टाइप मिस्टेक हो गया, मतलब एक ही आंसर 2 बार टाइप किया गया। तो ASSOCIATE एसोसिएट होता है सही स्पेलिंग के साथ, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह करेक्टली पूछेगा, इनकरेक्टली पूछेगा। प्रश्न ये एंटोनिम से, देख रहे हैं प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न ये एंटोनिम से उल्टा शब्द आपको बताना किसका। तो देखिए यहाँ अंडरलाइन किया गया है, लेकिन हम किए नहीं है अंडरलाइन, ये वर्ड है, इसी का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना, उल्टा बताना है। आजकल तो सेंटेंस में दिया, पहले क्या करता था सिर्फ यही वर्ड देता था, आजकल सेंटेंस में देता, थोड़ा और आसान हो जाता बनाने में। आई डेस्पाइज हिम फॉर लेइंग टू मी, डेस्पाइज इसका अर्थ होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना, डेस्पाइज। इसका उल्टा क्या होगा, रिफ्यूज़, हेट, रिजेक्ट, ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे रिफ्यूज और रिजेक्ट इन दोनों का मतलब होता है इनकार करना और स्वीकार करना। ये रिफ्यूज़ और रिजेक्ट इसका अर्थ होता है इनकार करना या अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, है ना। रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, हेट का भी अर्थ घृणा होता है, डेस्पाइज का भी अर्थ घृणा होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, लव, लव ने प्यार, प्रेम। तो एक तरह आप बोल रहे घृणा के बाद, नफरत के बाद, दूसरा तरफ प्यार के बाद कीजिएगा ना, तो डेस्पाइज का उल्टा हो जाएगा लव। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बाकी सबका मीनिंग का लिखा दिया वर्ड का, इसको याद रखिएगा। प्रश्न है यहाँ पे सिनोनिम बताना है, इससे पहले एंटोनिम था, अब सिनोनिम है, यानी पर्यायवाची है किसका, तो प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल को कैसे याद रखिएगा, देखिए हम ऐसे याद किए हैं, प्लेंटीफुल, प्लेंटी से प्लेट याद है, प्लेट फुल है, प्लेट फुल है यानी कि बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, हाँ प्रचुर मात्रा में है, प्लेट फुल है, हाँ प्लेंटीफुल वर्ड को प्लेट फुल है ऐसे याद रखिएगा। कोई चीज़ फुल है उसका उल्टा क्या होगा, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, तो आपस में सिनोनिम हो जाएगा। मिगर यानी कि कम, अल्प, कमी, अल्प या कम, मिगर अर्थ का अर्थ होता है। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर, क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्पल, याद रखिएगा। तो प्लेंटीफुल, प्लेट फुल है, प्रचुर मात्रा में बहुत अधिक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एम्पल। एम्पल का भी वही अर्थ होता है प्रचुर। एक और एंटोनिम लेके आए हैं कि ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का अर्थ होता क्या है, अस्पष्ट, कोई चीज़ अस्पष्ट है, ठीक है। तो ओपेक, वेग, इसका भी अर्थ होता है अस्पष्ट, इसका भी अर्थ क्या होता है, अस्पष्ट, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। ऑब्सक्यूर, ओपेक, वेग। ऑगमेंट का अर्थ होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ऑगमेंट करना। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, ओबीबीएस, ओबीबीएस।
ठीक है। तो ऑब्सक्यूर का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, यानी अस्पष्ट है कोई चीज़। एक तरह बोल रहे हो अस्पष्ट, तो उसका उल्टा हो जाएगा अस्पष्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस। सारे वर्ड पूछेंगे हैं प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको क्या बताना, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया था, हमने किए हैं, कर देते हैं। देखिए अंडरलाइन क्या करना है, इरर से संबंधित प्रश्न है, बताइए कहाँ पे इरर है, क्या अंडरलाइन करेंगे अब बताइए। सेंटेंस है कि इफ़ यू हैड प्रैक्टिस्ड हार्डर यू वुड हैव विन द मैच। बताना है कि कहाँ पे आपको इरर दिख रहा है। तो एक यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़े होंगे। अगर एक तरफ इफ के साथ, इफ क्लाउज के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर इफ क्लाउज के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो मेन क्लाउज जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े होंगे। अगर इफ क्लाउज सब्जेक्ट के साथ हैड भी3 है तो मेन क्लाउज सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ के साथ सब्जेक्ट है यू, वर्ब है हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे तो इफ क्लाउज का सही है, सब्जेक्ट हैड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो मेन क्लाउज के साथ यहाँ पे देखिए यहाँ गड़बड़ है, मेन क्लाउज है उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, यहाँ पे विन दिया है, विन तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो विन का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वन होगा ना, तो यहाँ विन नहीं वॉन होगा, यू वुड हैव वॉन द मैच, विन नहीं होगा, वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसी वाला पार्ट मिरर है, तो विन वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि विन जो है ये ऑप्शन ए में ही है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो बता दीजिए आज का लास्ट प्रश्न है कि ये तो आसान है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड डॉट डॉट आर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स इन एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ड यूज होता है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, यानी कि कैसे, कब, कहाँ, क्यों। उसके बाद यहाँ खाली जगह में बताना क्या आएगा, विच कौन सा वाला बीच आएगा, WITCH नहीं होगा, हिच तो है, पिच नहीं होगा, ये वाला बीच आएगा ना WHICH, विच, किसका, निर्जीव के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो बस ये इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को बिल्कुल मतलब आसान भाषा में बता दी जिससे कि आपको समझ में आए। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सडा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।